धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप लोगों को बखूबी याद होगा मैंने बात की थी धनक के आसिफ इकबाल से। मुद्दा था कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसमें 30 दिन का नोटिफिकेशन होता है, तमाम चीज़ों को डिस्प्ले किया जाता है, उसके बाद शादी होती है, उसमें सुधार होना चाहिए और उस टाइम को कम किया जाना चाहिए ताकि लोग अपना धर्म बदले बगैर, लड़की हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लड़का हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वही रहते हुए शादियां कर सकें। उसमें उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। इसी मुद्दे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा फैसला दिया है। लखनऊ बेंच के जस्टिस विवेक चौधरी ने कहा है कि 30 दिन का नोटिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही डिस्प्ले करने की ज़रूरत है, और डिस्प्ले करना जो है वो उनकी निजता का हनन है। जो प्रेमी जोड़ा शादी करना चाहता है या जो जोड़ा प्रेमी भी ना हो तब भी शादी करना चाहता हो, उसकी निजता का ये हनन है। तो ये तमाम सवाल हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि लखनऊ जो बेंच है उसके जो जस्टिस विवेक चौधरी ने पूरा जजमेंट जो दिया है वो क्या कहलाता है, उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है, इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। जूम के ज़रिए हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं एडवोकेट हितेश श्रीवास्तव जी। वो अपनी बेबाकी के लिए जाने पहचाने जाते हैं, लोग उनको जानते हैं, वो धरने प्रदर्शन भी करते रहते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस जो है विवेक चौधरी, उन्होंने जो पूरा जजमेंट दिया है, ये जजमेंट है क्या? मैं अगर आपसे एक वकील की जबान में आसान अल्फाज में समझना चाहूं तो देखिए, एक हैबेस कॉर्पस पिटीशन दाखिल हुई थी थ्रू श्रीमती साफिया सुल्ताना, साफिया सुल्ताना की तरफ से उनके हस्बैंड द्वारा अभिषेक कुमार पांडे कि भाई हमारी पत्नी जो है वो हम लोग लीगली वेडेड हैं और हमारी पत्नी को जबरदस्ती रोक के रखा गया है, तो आप हैबेस कॉर्पस में इसलिए उन्होंने दाखिल की थी। इसके पैराग्राफ 47 में जो ऑपरेटिव पोर्शन है उसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि दिस कोर्ट मैंडेट दैट व्हाइल गिविंग नोटिस अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट ऑफ 1954 इट शैल बी ऑप्शनल फॉर द पार्टीज टू the intended marriage to make a request in writing to the marriage officer to publish or not to publish a notice। जी। तो जो नोटिस की पब्लिकेशन ऑफ नोटिस की जो रिक्वायरमेंट बताते थे कंसर्न अथॉरिटीज, वो ये कहते हैं अब ये ऑप्शनल है जी। मतलब वो चाहें, कपल चाहे तो उसको पब्लिकेशन करे और नहीं चाहते तो ना करे। इट हैज बीन मेड ऑप्शनल। वो इसका ये था कि मैरिज जो ऑफिसर थे वो पब्लिश नहीं करेंगे बिना उनकी कंसेंट के जी। अगर उनकी कंसेंट होती है तो पब्लिकेशन करेंगे, कंसेंट नहीं होती तो नहीं करेंगे। तो ये मैंडेट है। कुल मिला के अगर ये कहा जाए कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके तहत जो अभी तक होता था कि 30 दिनों का नोटिस जारी कर दिया जाए और तमाम चीज़ों को डिस्प्ले कर दिया जाए, वो अब नहीं किया जा सकेगा कपल की मर्जी के बगैर, इच्छा के बगैर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो इसके क्या माने निकलते हैं? इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा ही होगा, फायदा ही होना, मतलब मैं कपल के लिए तो फायदा ही होगा। जो लोग शादी के खिलाफ है उनके लिए नुकसान है, लेकिन जो कपल जो शादी कर रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया ही है। भाई पहले ये होता था कि अगर 30 दिन के पब्लिकेशन तो इन दैट पर्टिकुलर पीरियड जो है वो अनटुवर्ड हैपनिंग्स हो जाती थी, तो कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घट जाती थी, तो उनको रोकने के लिए तो सेक्शन 4 जो कहता है, सेक्शन 4 में जो ऑब्जेक्शंस हैं केवल वही ऑब्जेक्शंस के लिए वो न पब्लिकेशन होता है। तो वो ऑब्जेक्शन न करके लोग उसको और तरीके से ऑब्जेक्ट करना शुरू कर देते हैं, कभी मारपीट पर आ जाते हैं, भाई लड़के को मारने लगते हैं या लड़की के साथ गलत करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं। तो वो सब चीजें जो होती हैं वो उनके फंडामेंटल राइट, एक मैरिज जो है बेसिकली इज अ फंडामेंटल राइट। क्या 2020 में जो अध्यादेश के जरिए कानून थोपने की कोशिश की है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, उसका भी इस जजमेंट में जज साहब ने कोई जिक्र किया या पिटिशनर की तरफ से कोई उसका हवाला दिया गया? जी हाँ, दिया। उसी के तहत ये बात हुई। उन्होंने बीच में लिखा है, दे फर्दर स्टेट दैट सच अ चैलेंजिंग बीइंग फेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन हु डिजायर टू बिल्ड अ लाइफ विद पार्टनर ऑफ देयर ओन चॉइस। लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर आल्सो स्टेटेड दैट द सिचुएशन मे बिकम मोर क्रिटिकल with notification of Uttar Pradesh prohibition of unlawful conversion of religion ordinance 2020। बस यहाँ इतना है कि इस ऑर्डिनेंस के, इस अध्यादेश के आलोक में सिचुएशन थोड़ी और क्रिटिकल हो सकती है।
इस अध्यादेश के तहत अब 60 दिन का नोटिफिकेशन हो चुका है। पहले स्पेशल मैरिज एक्ट में सिर्फ 30 दिन का था। कोर्ट ने उस 30 दिन पे भी सवाल उठाए हैं कि वो 30 दिन का नहीं होना चाहिए, डिस्प्ले नहीं किया जाना चाहिए, निजता का हनन है। लेकिन उस अध्यादेश में तो 60 दिन का है, उस पर कुछ बोला? 60 दिन गलत है ना, गलत। दोनों पर्सनल लॉज में नहीं है, किसी पर्सनल लॉज में पब्लिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। दोनों आप अगर मान ली अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार भी करेंगे तो भी नहीं है, मुस्लिम लॉ के अनुसार भी नहीं है, नहीं, तो यहाँ कहां से गया पब्लिकेशन? नहीं सर, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में पर्सनल लॉ का क्या मतलब है? स्पेशल मैरिज एक्ट तो स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसमें पर्सनल लॉ का क्या मतलब? यही बता रहे ना, पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट केवल इस पर्पज से रहती थी कि वो जो 4 क्लॉज दे रखा है कि भाई कोई और पति पत्नी जो है वो जीवित नहीं होनी चाहिए, और फिर वो दोनों मतलब मेंटली मतलब इंसेन नहीं है, मतलब अक्षम नहीं है मानसिक रूप से। ये कुल मिला के जो बेसिक मतलब कंडीशन है वो 4 कंडीशन है। वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं है, भाई बहन मतलब मान ली प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं ना हो, पता चला आप अपने रिलेटिव से ही शादी करने लगे, वो तो बेसिकली जो कंडीशंस हैं वो उसके लिए पब्लिकेशन किए जाते थे। और मान लीजिए कभी एज कम हो, मेल की एज 21 से नीचे हो या फीमेल की एज 18 से नीचे हो, इन दैट केस वो ऑब्जेक्शंस आते थे। तो इसमें ये 30 डेज का वो 30 डेज बेसिकली जो है वो मतलब जो है वो 5 में आता है, सेक्शन 5 में, और सेक्शन 6 में जो है वो पब्लिकेशन है। तो 5 की भाषा भी आप सुन लीजिए, व्हेन अ मैरिज इज इंटेंडेड टू बी सोलेमनाइज्ड अंडर दिस एक्ट, द पार्टीज टू द मैरिज शैल गिव नोटिस देयरऑफ। नोटिस देते हैं लेकिन इसकी पब्लिकेशन रिकॉर्ड नहीं है। नोटिस तो हम देंगे सेक्शन 5 में, लेकिन कहीं पब्लिकेशन की लिखा तो देयरऑफ इन राइटिंग इन द फॉर्म स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल टू द मैरिज ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन व्हिच एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज हैज डिसाइडेड। ये तो कहीं भी ये रिक्वायरमेंट केवल नोटिस देने की है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, ये नोटिस आप लीजिए। मान लीजिए आप शादी करने गए, कपल शादी करने गया, तो अब उसको 30 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, शादी हो जाएगी जाते ही। ये पर्टिकुलर जो आदेश है वो केवल इतना कि पब्लिकेशन की ये ऑप्शनल है। While giving this court mandate that while giving notice under section 5 of the act, it shall be optional for the parties to the intended marriage to make a request in writing to the marriage officer to publish or not to publish notice। जो नोटिस का पब्लिकेशन था उसको वैकल्पिक कर दिया है, बस। ठीक है, उसको वैकल्पिक जितना लिखा है उतना मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, उसको वैकल्पिक कर दिया। एक चीज और कही गई है कि निजता का उल्लंघन है पब्लिकेशन ऐसे करना, तो ये बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं है आपको लगता है? बिल्कुल निष्ठा का है, उल्लंघन तो ही है। मैं ये क्यों पब्लिश करूं कि मैं किससे शादी कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, ये हमारे तक रहना चाहिए। क्या आपको लगता है जो सरकार इस वक्त सत्ता में उत्तर प्रदेश के अंदर बैठी है और हर चीज को सांप्रदायिक चश्मे से देख रही है, और जो वो अध्यादेश लेके आई है और हाई कोर्ट का जो अब ये फैसला आया है उससे वो पीछे हटेगी? क्योंकि पहले से ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है, कोई फर्क पड़ेगा उस पर? जी सर, फर्क क्या, ये तो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर इशू ही जो डील किया है माननीय न्यायालय ने, ऑनरेबल कोर्ट ने, वो दिस इज अ वेरी डिफरेंट इशू। केवल इतना एक हैबेस कॉर्पस पिटीशन है, ये कोई मतलब ये उसमें रिलीफ नहीं मांगे थे। एक्चुअली हैबेस कॉर्पस पिटीशन का नेचर ऐसा होता है जिसमें कुछ चीजें और भी डील हो सकती हैं। तो उसमें उन्होंने ये केवल बातचीत, जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो उसमें ये हुआ कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के पब्लिकेशन नहीं होता तो ये कन्वर्जन नहीं हुआ होता, मान लीजिए। बात ये कहने का मतलब है। एक चीज और बताइए, आपको नहीं लगता कि स्पेशल मैरिज एक्ट को ये सरकार और आसान बनाती, लेकिन इसने एक अध्यादेश लाके 30 दिन के नोटिफिकेशन की जगह 60 दिन के नोटिफिकेशन कर दिया। 60 दिन का मतलब नोटिस जाएगा और टाइम 60 दिन का बढ़ा दिया। वो और मुसीबत कर दी है ऐसे जोड़ों के शादी करने के लिए जो अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जातियों से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो दिक्कत करेगा ही। तो ये सरकार तो अविवेक कई जो कानून ये बनाती हैं उसमें ये विवेक का प्रयोग नहीं करते। मैंने कई देखा है, ट्रिब्यूनल बनाते समय भी यही करते हैं जिसमें विवेक का प्रयोग नहीं करते। मतलब कॉमन जो रिक्वायरमेंट होती है ऑफ ड्राफ्टिंग बिल और ऑर्डिनेंस, वो भी नहीं है इनके में। ये कई सारी मतलब ऑर्डिनेंसेज ऐसे लाते हैं, इनएक्टमेंट ऐसे लाते हैं जो कि कानून के खिलाफ हैं।
बहुत शुक्रिया। आपने कहा विवेक का वो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो तो दिव्य और भव्य ज्ञान से चलने वाले लोग हैं। रात को सोते हैं और सुबह को उठते हैं, नया कानून देश में लागू कर देते हैं। रात को 8 बजे कहते हैं नोटबंदी हो जाएगा, 4 घंटे बाद नोट बंद हो जाएंगे, 4 घंटे बाद देश पूरे तरीके से लॉकडाउन हो जाएगा। दिव्य भव्य ज्ञान से उनका तमाम सिस्टम चल रहा है। आप एकदम सही कह रहे हैं। उसके अलावा जो सेटल्ड लॉ है वो मान लीजिए जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने सेटल कर दिया जिन्हीं से, उसको भी वो जम कर जाते हैं। मैं तो देखा ना ट्रिब्यूनल वाले मैटर में, आपको बताऊं, इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ऑलरेडी सेटल्ड हैं कई उसमें जो एस्पेक्ट्स, लेकिन उनको भी वो नहीं समझते हैं। तो अविवेकपूर्ण तो जो हम फैसले लिए जाते हैं इसमें, मैं सरकारें बदलती रहती हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, अविवेकपूर्ण जो फैसले हमेशा जारी रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, कुछ चीज़ों पे चर्चा हुई। मुझे लगता है दर्शकों को कुछ समझने में आसानी रही होगी। आप समझ सकते हैं क्योंकि हाई कोर्ट के तमाम जजमेंट ज़्यादातर इंग्लिश में होते हैं और अखबार में जो 2 कॉलम की खबर छपती है उससे तमाम चीज़ें समझ नहीं आ पाती हैं। तो बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।